स्वागत है आपका MSP द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर भूगोल कक्षा 12। इसके पहले हमने कक्षा 12 का सॉल्यूशन पूरा भूगोल का यूट्यूब पर डाला था, जिसमें अच्छे व्यूज़ मिले हैं। और उसी को लेके अगली सीरीज़ में हमने कक्षा 12वीं का भूगोल का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम आपको सॉल्व करवाएंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर। तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसको मिलेगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनका सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने है स्क्रीन पे सही विकल्प। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है और इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर आपको देना है। तो ये सारे सही विकल्प आपके सामने हैं, इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। जिनमें से पहला है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन है, यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें से हमें बताना है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो नहीं है, इसमें सही आंसर है प्राचीन महाकाव्य, क्योंकि यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ की मिट्टी, ये सब भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं। तो भौगोलिक सूचना के स्रोत बताने हैं तो प्राचीन महाकाव्य नहीं है। दूसरा है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि बताना है यहाँ पे। तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका में है, क्योंकि जनसंख्या एशिया में ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा पहला। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। जनसंख्या घनत्व बताना है डेंसिटी वाइज, तो ये पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। इसके साथ ही चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो हम मानव विकास सूचकांक में सबसे कम स्त्री साक्षरता बिहार में। तो इसका सही आंसर है बिहार। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का मतलब कि जल को निरंतर उपयोग होता है, फिर वापस एक चक्र चलता रहता है, उसी के अनुसार जल का उपयोग होता रहता है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है। इस तरीके से सही विकल्प सारे कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। इसमें 5 फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जिनको आपको रिक्त स्थान भरना है। सही पहला है, बेंदा के अबू अबझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता था। ये अबझमाड़ नहीं है, अबूझमाड़ है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं मध्य भारत, 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि मध्य भारत का ही रहने वाला है। ये आपका ज्योग्राफी का पहले टॉपिक का ही एक स्टोरी उसमें दी गई है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। तो उसमें इस बेंदा की स्टोरी दी गई है, तो उसमें मध्य भारत का रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है मध्य भारत। तो ये इसमें मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है प्रिंटिंग की इस पेपर में। फिर सेकंड है, जनसंख्या के प्रकास्तिक वृद्धि जन्म है। अब ये ऑप्शन सस्पेंस में है, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा है पूछना क्या चाह रहे हैं वो, और इसके ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से हैं। तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। इसको बाद में इसके बारे में कोई अगर जानकारी मिलती है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इसके बाद तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का कार्य ने किया था। तो मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का कार्य महबूब अल हक ने किया था। महबूब उल हक, तो ये हल नहीं है, हक है, महबूब उल हक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, क्योंकि महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, क्योंकि ये अव्यय सेन लिख दिया तो अमर्त्य सेन है। तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और महबूब उल हक दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन महबूब उल हक के नेतृत्व में किया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है महबूब उल हक। फिर अगला है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहते हैं। तो इसमें दोनों आंसर आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एक तरीके से फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो इसका सही आंसर तो पुष्पोत्पादन है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रक पार्किंग और कारखाना कृषि। तो कारखाना कृषि आपके एनसीईआरटी में इसका वर्णन है, वो उसमें पशुपालन के ऊपर, पशुपालन से रिलेटेड है। और जो आपकी ट्रक फार्मिंग है, ट्रक फार्मिंग सब्जियों की खेती से रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड है, क्योंकि सब्जियों को बाज़ार में पहुंचाने के लिए ट्रकों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह से अमेरिकन कंट्रीज़ में, तो इसलिए उसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। और कारखाना कृषि पशुपालन से रिलेटेड है। तो फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन से रिलेटेड है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में था, सही विकल्प के रूप में आपकी बुक में, लेकिन इन्होंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया और जिसने भी डाला उसने ऑप्शन गलत रख दिए। इसके बाद डिगबोई नगर है। तो डिगबोई एक खनन नगर है। डिगबोई असम में है और एक खनन नगर है, क्योंकि तेल के कुएं वगैरह हैं तो वहाँ उसका खनन होता है। तो खनन नगर के रूप में डिगबोई को जाना जाता है। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए।
अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ियाँ। यहाँ पे मैच मिलाना है आपको, सही मैच। तो इनको देखेंगे। मानव समाज में प्रकृति की अन्योन्य क्रिया। तो मानव समाज में जो प्रकृति की अन्योन्य क्रिया है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद से रिलेट है। तो इसका सही आंसर है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये पर्यावरणीय अकेला लिख दिया तो यहाँ पे इन्होंने कंजूसी कर दी। तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। तो इसके साथ एक शब्द और जुड़ा था, निश्चयवाद। फिर इसके बाद सेकंड है वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है, क्योंकि ये आपका प्रवास में आता है। जब लोग प्रवास करते हैं तो एक उद्गम स्थान होता है जहाँ के होते हैं, और एक गंतव्य स्थान होता है जहाँ लोग जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड है जन्म और मृत्यु दर समान होना। अगर जन्म और मृत्यु दर समान है तो ऐसी स्थिति में कौन सी सिचुएशन बनेगी? तो ये स्थिर जनसंख्या की सिचुएशन, क्योंकि अगर जन्म दर भी उतनी है और उतनी ही मृत्यु दर है तो ये स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, क्योंकि उस समय स्थिर जनसंख्या वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक में प्रथम स्थान। तो उच्च मूल्य सूचकांक में प्रथम स्थान है नॉर्वे, ये नॉर्वे का है। फिर उसके बाद है कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग की, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और इसमें पहला क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना ये आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से पहले ही टॉपिक से क्वेश्चन है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी, ग्रिफिथ टेलर। तो इनका नाम याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ निश्चयवाद। फिर उसके बाद विश्व की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर है 1.4%। फिर तीसरा क्वेश्चन है आप्रवास किसे कहते हैं? तो आप्रवास का मतलब होता है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, मतलब नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को आप्रवासी कहते हैं। क्योंकि प्रवास दो प्रकार का होता है, आप्रवासी होते हैं, उत्प्रवासी होते हैं। तो आप्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, और बेप्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। मतलब नए स्थान पर जाने वाले प्रवासी उस स्थान के लिए आप्रवासी हुए, और जिस स्थान से वो गए हैं वहाँ के लिए वो उत्प्रवासी हुए। जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए वो सारे लोग आप्रवासी हुए। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा वर्कर्स वगैरह, लेबर वगैरह दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाती है, तो जो लेबर या वर्कर्स काम करने के लिए गए वो उत्तर प्रदेश के लिए उत्प्रवासी हुए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है आप्रवास से और उत्प्रवास। तो इसमें आप्रवास बताना है आपको। तो आप्रवास का मतलब है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है जब एक देश से दूसरे देश में प्रवास होता है। जैसे भारत का कोई व्यक्ति नौकरी जॉब की तलाश में या किसी और काम से, बिजनेस के जॉब की तलाश में या कोई और पर्पज से किसी दूसरे देश में प्रवास करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। क्योंकि दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास, एक देश का नागरिक दूसरे देश में जा रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है गुच्छित बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? ये आपका टॉपिक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था में से, उसमें मानव बस्ती के प्रारूप बताए गए हैं। तो मानव बस्ती के प्रारूप क्या होते हैं, मानव बस्तियाँ कैसे होती हैं, तो उसी में है गुच्छित बस्तियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो गुच्छित बस्तियाँ मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में तथा राजस्थान राज्य में, क्योंकि वहाँ जल अभाव के संसाधन है, जल उपलब्ध नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ गुच्छित बस्तियों का पर्याप्त विकास हुआ है। गुच्छित बस्तियाँ मतलब बहुत सघन बस्तियाँ जिनको बोल सकते हैं। तो गुच्छित बस्तियाँ मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड तथा राजस्थान में इनका विकास हुआ है। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन है मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा बड़ी ही आसान है, और ये आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला टॉपिक में से ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसमें मानव भूगोल की परिभाषा कई विद्वानों के अनुसार अलग अलग तरीके से दी गई है, जिसमें से हम कुछ विद्वानों के अनुसार आपको परिभाषाएं बता देते हैं। जैसे रेटजेल एक विद्वान हुए हैं, तो रेटजेल के अनुसार परिभाषा है, एक विद्वान हुए रेटजेल। तो रेटजेल के अनुसार पहले हम परिभाषा देखेंगे। रेटजेल ने परिभाषा दी है, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा रेटजेल ने दी है। इसके अलावा एक और परिभाषा है एलन सी सैंपल के द्वारा। एलन सी सैंपल, नाम लिख देता हूँ, एलन
सी सैंपल के द्वारा। तो एलन सी सैंपल ने परिभाषा दी है, इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर से सुन लीजिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये कुछ मानव भूगोल की दो परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। अब इसमें से आप लिख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, आमूलवादी विचारधारा क्या थी अथवा व्यवहारवादी विचारधारा को समझाइए। तो ये आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, ये भी आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाले टॉपिक में एक छोटे से बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा को समझाया गया है। तो इसमें आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा वो है, विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक समानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था, ये आमूलवादी विचारधारा ने कहा। और व्यवहारवादी विचारधारा, तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा। तो दोनों विचारधाराएं उसमें दी हुई हैं। वैसे मूल रूप से अगर आमूलवादी विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा को साधारण शब्दों में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि आमूल विचारधारा थोड़ी सी रेडिकल यानी रूढ़िवादी होती है, जो बदलावों को तुरंत एकदम स्वीकार नहीं करती, यानी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बदलावों को स्वीकार करने में, यानी समय के साथ बदलावों को जो होते हैं वो पुरानी ट्रेडिशन पर आधारित होते हैं, पुरानी ट्रेडिशन को एकदम से नहीं छोड़ते। और व्यवहारवादी लोग वो होते हैं जो एकदम से समय के साथ बदलावों को पसंद करते हैं और समय के साथ बदलाव तुरंत अपना लेते हैं। तो ये आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा हुई। और इस तरीके से अपने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे और पूरा सॉल्यूशन उसके लिए लेके आएंगे और पूरा लिखित रूप में आंसर आपको लिखे मिलेंगे, क्योंकि इसमें ये 4 ऑप्शनल क्वेश्चन करवाने थे तो इसके लिए, और उसी के साथ मैंने 5वां या 6वां ले लिया। बाकी के सारे आपको लिखित रूप में आंसर समेत सारे अथवा के क्वेश्चन सहित मिलेंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई टॉपिक समझना है या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हम वीडियो लेक्चर आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस विषय पर वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।